नमस्कार दर्शकों। आज के इस एनालिसिस में हम एक बहुत ही मैसिव टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। 81,000 करोड़ रुपए का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हम जो सोर्स मटेरियल आज देख रहे हैं उसमें इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभावों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की बारीकियों में जाने से पहले जरा एक बेहद दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। 66 मिलियन साल पहले जब एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था और डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए थे, तब कौन सा जीव बच गया था? जरा सोचिए, उस लेवल के डिस्ट्रक्शन और बदलते क्लाइमेट के बावजूद एक प्रजाति ऐसी थी जो सर्वाइव कर गई। और वो जीव है द लेदरबैक सी टर्टल। ये दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री कछुओं की प्रजाति है। अब इनके बारे में जो बात लिटरली हैरान करने वाली है वो है इनकी बायोलॉजिकल आदत। ये कछुए दुनिया के किसी भी कोने में हों, अंडे देने के लिए ये हमेशा ठीक उसी बीच पर लौटते हैं जहां ये खुद पैदा हुए थे। और भारत में इनका सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड ग्रेट निकोबार आइलैंड पर मौजूद गैलाथिया बे है। तो असली मुद्दा यहीं से शुरू होता है। इस विशाल 81,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्रपोजल ठीक इसी गैलाथिया बे के ऊपर रखा गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, सिविलियंस और मिलिट्री दोनों के लिए एक डुअल यूज एयरपोर्ट, 450 MVA का पावर प्लांट और एक कमर्शियल टाउनशिप। सोर्सेस के मुताबिक इस टाउनशिप में करीब 3.5 से 6.5 लाख लोगों को बसाने का प्लान है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह बताई जा रही है कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे तौर पर इन लेदरबैक टर्टल्स की 90% से ज्यादा नेस्टिंग साइट्स के ठीक ऊपर बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट से होने वाले डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई के इम्पैक्ट की। यहाँ डेटा में एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला गैप है। आधिकारिक सरकारी अनुमानों को देखें तो पूरे अंडमान और निकोबार के वन क्षेत्र का केवल 1.82% हिस्सा इस्तेमाल होगा, जिसमें करीब 7.11 लाख पेड़ कटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का डेटा बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। उनके अनुमान के मुताबिक ये कटाई ग्रेट निकोबार द्वीप के करीब 15% हिस्से को प्रभावित करेगी और यहाँ लगभग 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। इस भारी अंतर को समझना इस प्रोजेक्ट के असली स्केल का अंदाजा लगाने के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, हमें यह भी समझना होगा कि ये कोई आम पेड़ नहीं है। इन्हें नेचुरल एयर कंडीशनर कहा जाता है। ये 100 साल पुराने अछूते ट्रॉपिकल जंगल हैं जो अपने आसपास का तापमान लगभग 2.41 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देते हैं। इन खास जंगलों के कटने का सीधा सा मतलब है बारिश में भारी कमी और बढ़ता हुआ तापमान, यानी लोकल क्लाइमेट सिस्टम पर इसका बहुत सीधा और बड़ा असर पड़ सकता है। जंगलों के नुकसान के साथ साथ सोर्स मटेरियल में एक बेहद अनोखे एंडेमिक इकोसिस्टम पर मंडराते खतरे की भी बात की गई है। एंडेमिक का मतलब है कि इनमें से कई प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। लेदरबैक टर्टल्स और कोरल रीफ्स के अलावा इसमें निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक शामिल है जो बढ़ते तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह निकोबार मेगापोड और ट्री श्रू जैसे जीवों का हैबिटेट छिनने से उनके पूरी तरह विलुप्त होने का रिस्क बताया जा रहा है। इसी इकोसिस्टम से जुड़ा एक और अहम पहलू है जिसे आलोचकों और वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक मैडनेस यानी वैज्ञानिक पागलपन करार दिया है। दरअसल सरकार का प्रस्ताव है कि 16,150 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें दूसरी जगह रीलोकेट कर दिया जाए। लेकिन वैज्ञानिकों का तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या में कोरल्स का रीलोकेशन एक बहुत ही नई और अनप्रूवन तकनीक है। उनके मुताबिक ये पर्यावरण के लिए एक बहुत ही खतरनाक और रिस्की कदम हो सकता है। अब आते हैं इस चर्चा के एक और बेहद सेंसिटिव और इंसानी पहलू पर, शोम्पेन जनजाति पर मंडराता खतरा। सिर्फ 29। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 2011 के आधिकारिक सेंसस के मुताबिक ये ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति की कुल आबादी है। जी हाँ, ये भारत के कुछ सबसे कमज़ोर और सुभेद्य आदिवासी समूहों में से एक हैं जो सदियों से इन्हीं जंगलों में रह रहे हैं। इस नंबर के पीछे छुपे खतरे को समझना बहुत क्रिटिकल है। शोम्पेन ट्राइब का बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर उनके इलाके में 6.5 लाख लोगों की एक नई कमर्शियल टाउनशिप बसती है तो वो बाहरी बीमारियों के संपर्क में आएंगे, और चूंकि वो हमेशा से अनकॉन्टैक्टेड रहे हैं, उनके शरीर में इन नई बीमारियों से लड़ने के लिए लिटरली जीरो इम्यून डिफेंस है। यही कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे लेकर बहुत ही गंभीर चेतावनियां दी गई हैं।
इसे सीधे तौर पर ए डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा कहा गया है। सर्वाइवल इंटरनेशनल और 13 देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने साफ चेतावनी दी है कि इस आइलैंड का पूरी तरह से बदल जाना और इतनी बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का आना शोम्पेन ट्राइब के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर में जरा उन एनवायरमेंटल क्लियरेंस विवादों को देखते हैं जिनका सोर्स मटेरियल में काफी जिक्र है। इन सब के बीच एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसीजरल विवाद सामने आता है। भारत के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जंगल की जमीन लेने से पहले स्थानीय आदिवासियों और ग्राम सभा की सहमति लेना कंपलसरी है। लेकिन आलोचकों का दावा है कि जिस लक्ष्मीनगर पंचायत ग्राम सभा ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, उस मीटिंग में एक भी आदिवासी सदस्य मौजूद नहीं था। सोर्सेज में ये आरोप लगाया गया है कि एक लोकल कमेटी के जरिए इस अनिवार्य आदिवासी सहमति को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। अब इस टाइम फ्रेम पर गौर करिए, सिर्फ 6 से 7 दिन। नॉर्मली किसी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या EIA में महीनों या सालों लग जाते हैं ताकि ज़मीनी स्तर पर प्रभाव का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इतने विशाल और क्रिटिकल प्रोजेक्ट का ये असेसमेंट कथित तौर पर मात्र 6 से 7 दिनों के बहुत ही छोटे से समय में पूरा कर लिया गया। इस पूरे क्लियरेंस विवाद की क्रोनोलॉजी को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। 1997 में गैलेथिया बे को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। फिर 2020 में एक सरकारी नक्शे में इसके चारों ओर काफी सारे कोरल रीफ्स दिखाए गए। लेकिन जनवरी 2021 में अचानक इस सेंचुरी का स्टेटस हटा दिया गया और उसी साल एक नया नक्शा सामने आया जिसमें कोरल रीफ्स को पूरी तरह गायब कर दिया गया। आलोचकों का तर्क है कि ये सारे बदलाव जानबूझकर किए गए ताकि प्रोजेक्ट से होने वाले विनाश के असली लेवल को कागजों पर कम करके दिखाया जा सके। तो अब हम इस पूरे एनालिसिस के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये आखिरी सवाल हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, क्या इस तरह के विशाल जियोपॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सही ठहराया जा सकता है अगर उसकी कीमत एक ऐसा प्राचीन इकोसिस्टम हो जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता? विकास की महत्वाकांक्षाओं और हमारी ग्लोबल नेचुरल हेरिटेज के हमेशा के लिए खो जाने के बीच संतुलन आखिर कहाँ होना चाहिए? दर्शकों, सोर्स मटेरियल से जुड़े तथ्यों को हमने आपके सामने निष्पक्ष रूप से रखा है। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।